हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? बढ़िया। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं दोस्तों एमएसटी सीईटी का प्रीवियस ईयर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। देखो, एमएसटी सीईटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट एनालिसिस, ठीक है। तो जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसका आज के लेक्चर में हम कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे। तो आपको पता है दोस्तों कि एमएसटी सीईटी में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कितने होते हैं? 50 क्वेश्चंस होते हैं, बराबर है। तो आज हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के जो 50 क्वेश्चंस है उसको कंप्लीट यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो चार स्टेटमेंट दिए हमें। देखो, कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर कैन बी वेरिड एनी एक्सटेंट, प्योर सब्सटेंस हैव द डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन। बाद में पूछा हमें वाटर एंड table salt are examples of the compounds, then the constituents of the compound can be easily separated by the physical method। तो देखो दोस्तों, इसमें बोला है हमें यहाँ पर, ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा है हमें कि इसमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है डी नंबर का, क्योंकि देखो यहाँ पे द कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ कंपाउंड कैन बी इजीली सेपरेटेड। तो आपको पता है दोस्तों, जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड क्या होता है दोस्तों? मैटर का क्या है? इट इज अ प्योर सब्सटेंस ऑफ मैटर। ये क्या है? प्योर सब्सटेंस है किसका? मैटर का, बराबर है, प्योर सब्सटेंस ऑफ मैटर। तो हमें पता है कंपाउंड क्या है? प्योर सब्सटेंस ऑफ मैटर है। तो कंपाउंड कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड और फर्दर सेपरेटेड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम। एटॉमिक नंबर भी गिवन है हमारा यहाँ पे। देखो, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर भी हमें गिवन है। तो क्रोमियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना है दोस्तों? 24। तो क्रोमियम का यहाँ पे पूछा है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सॉरी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन क्रोमियम पूछा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने। तो इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम, स्टेबल। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है दोस्तों? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्रोमियम आर्गॉन 3d5 4s1। देखो, अभी इसके 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है और सिंगल इलेक्ट्रॉन 1 है, और 5d में 3d5 में इसके सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने दोस्तों? 5 है। देखो, 1 2 3 4 और 5, ऐसे टोटल यहाँ पे जो n रहेंगे, मतलब n इजिकल टू 6 है, मतलब 6 क्या इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन है। देखो, हमें पूछा था कि क्रोमियम में सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं दोस्तों। तो कितने हैं क्रोमियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 6। कितने हैं? 6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड इन कॉम्प्लेक्स। देखो, कॉम्प्लेक्स दिया है, गोल्ड का कॉम्प्लेक्स दिया है, AuCl/4 हैविंग कॉम्प्लेक्स कंटेन नेगेटिव चार्ज। देखो, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिया हमें AuCl/4 कॉम्प्लेक्स कंटेन नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है गोल्ड का, इज इक्वल टू प्लस चार्ज ऑन लिगैंड, कैसा होता है? नेगेटिव है लिगैंड, बराबर है। Cl क्या? नेगेटिव लिगैंड है, इनटू कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे कितना आएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू कितना आएगा? -4 इज इक्वल टू -1। देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू -1 +4 इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों? +3 आएगा। कितना आएगा गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर? यहाँ पर देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बनेगा? Au मतलब ऑरम, ऑरम मतलब गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आ गया 3। तो Au मतलब क्या होता है? ऑरम, ऑरम, ऑरम मतलब क्या है? गोल्ड। तो गोल्ड का यहाँ पे पूछे था हमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, तो कितना आएगा दोस्तों? +3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, किसका? गोल्ड का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्लोराइड ऑफ द मेटल Y was found to be the deliquescent and on crystallization form the hydrate, the metal Y is। तो मेटल Y कौन सा है? ऐसा डेलिक्यूसेंट कौन है इसमें से, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो, डेलिक्यूसेंट विथ क्लोराइड, तो यहाँ पे पोटेशियम होता है दोस्तों। ये जो KCl है, ये KCl क्या होता है? डेलिक्यूसेंट होता है, डेलिक्यूसेंट होता है, ये ध्यान में रखना है आपको। कौन? KCl क्या होता है? डेलिक्यूसेंट। और ये भी क्या फॉर्म करता है? ये
हाइड्रेट फॉर्म करता है, बराबर है। पोटेशियम क्या फॉर्म करता है, ये हाइड्रेट भी फॉर्म करता है पोटेशियम। तो आंसर क्या होगा आपका, पोटेशियम मेटल होगा दोस्तों। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आंसर क्या होगा, पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एवोगैड्रोस लॉ इज रिप्रेजेंटेड एज। तो यार टेम्परेचर एंड प्रेशर, देखो यहां पे क्या आएगा, अवोगैड्रोस लॉ दिया है, अवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। अवोगैड्रोस लॉ क्या होता है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, देखो टेम्परेचर एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एवोगैड्रोस लॉ इज रिप्रेजेंटेड। तो क्या रिप्रेजेंट करता है ये, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट करता है एवोगैड्रोस लॉ। तो ये क्या आएगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो ये क्या करता है, अवोगैड्रोस लॉ एक्सप्लेन करता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कोलाइडल सिस्टम ऑफ अ लिक्विड डिस्पर्स इन अ लिक्विड। देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक कोलाइडल सिस्टम है, देखो दोस्तों कौन सा सिस्टम है, कोलाइडल सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, इसमें कोलाइडल सिस्टम में लिक्विड प्लस लिक्विड है। तो लिक्विड प्लस लिक्विड तो इज इक्वल टू क्या बनता है, लिक्विड प्लस लिक्विड का क्या बनता है, इमल्शन बनता है दोस्तों। क्या बनता है, इमल्शन बनता है। लिक्विड प्लस लिक्विड का क्या बनता है, इमल्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल है मिल्क, मिल्क क्या है, एक इमल्शन है। तो मिल्क में क्या होता है, लिक्विड प्लस लिक्विड। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा था, द कोलाइडल सिस्टम ऑफ अ लिक्विड डिस्पर्स इन लिक्विड मीडियम। देखो लिक्विड डिस्पर्स इन लिक्विड मीडियम, तो लिक्विड में लिक्विड कौन होता है, तो इमल्शन होता है। इमल्शन में लिक्विड प्लस लिक्विड। जेल में क्या होता है, सॉलिड प्लस लिक्विड। एरोसोल में क्या होता है, सॉलिड प्लस गैस। और फोम में क्या होता है, गैस प्लस लिक्विड। तो यहाँ पे लिक्विड प्लस लिक्विड का आंसर क्या आएगा फिर हमारा दोस्तों, इमल्शन आएगा। तो आपको कोलाइडल का इसके लिए चार्ट रिमाइंड करके रखना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे पूछा है हमें आईयूपीसी नेम पूछा है। देखो यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, हमें ये क्वेश्चन नंबर 7 है। हमें पूछा है यहाँ पे आईयूपीसी नेम बताना है, हमें आईयूपीसी नेम बताना है ये कंपाउंड का। तो देखो ये कंपाउंड क्या दिया है दोस्तों, इसको अपन हम थोड़ा सा क्या करें, ड्रॉ कर देंगे इसको। देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक कंपाउंड है, यहाँ पे इसको OH ग्रुप बाइंड है, ठीक है, डॉटेड से इसको OH ग्रुप बाइंड है, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, पहले लॉन्ग चेन सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट लॉन्ग चेन। तो देखो 1 2 3 4 5 6 कितने कार्बन का लॉन्ग चेन बनता है, 6 कार्बन का लॉन्ग चेन बने। तो हमारा पैरेंट क्या होगा दोस्तों, हेक्सेन पैरेंट होने वाला है। तो हेक्सेन 2OL, हेक्सेन 2OL, हेक्सेन 2OL। और 4 पे क्या है, 4 पे मिथाइल है, तो 4 मिथाइल हेक्सेन 2OL। देखो 4 पे क्या आया, यहाँ पे जो ग्रुप है, देखो यहाँ पे एक लाइन है, मतलब बॉन्ड लाइन में क्या होता है, मिथाइल ग्रुप है। तो 4 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे हमें नाम क्या आएगा ये पूछा है, 4 इथाइल, ये नहीं आएगा। तो हेक्सेन, यहाँ पे पेंटेन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो दोस्तों ये दोनों में हमारा कंपटीशन रहेगा। तो हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो 4 मिथाइल हेक्सेन 2OL, ये इसका क्या बनेगा, करेक्ट नाम बनेगा दोस्तों। आपको क्या करना है, ऐसे अगर बॉन्ड लाइन में दिया है तो बॉन्ड लाइन का पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, और उसका आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप प्रेफरेंस आपको उसका नंबरिंग करना पड़ेगा, देन आपका आंसर करेक्ट होगा दोस्तों, बराबर है। तो यहाँ पे देखो हमने नंबरिंग अल्कोहल के साइड से किया है। दूसरे नंबर पे हमारा अल्कोहल है, तो 2OL वो तो गिवन था ऑलरेडी सभी ऑप्शन में, लेकिन 1 2 3 4 पोजीशन पे मिथाइल है। तो बाकी इसमें इथाइल लिखा था, वो तो 2 ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो गए पेंटेन वाले, क्योंकि पैरेंट 6 कार्बन का था। तो करेक्ट आंसर क्या आया हमारा दोस्तों, 4 मिथाइल हेक्सेन 2OL। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एन अल्कीन ये ऑन अ रिएक्शन विथ ओजोन एंड जिंक गिव्स प्रोपेनॉन। क्या मिलता है हमें, प्रोपेनॉन मिलता है। देखो एक अल्कीन है बोलते,
एक अल्कीन है जिसपे हमें क्या किया, जिसपे हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल प्रोपेनॉन फॉर्मेशन होता है जिससे, और इथेनॉल फॉर्मेशन होता है। तो प्रोपेनॉन और इथेनॉल फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो एक अल्कीन है और इससे क्या बनने वाला है, इथेनॉल, इथेनॉल बनने वाला है बोलते हैं। ये एक अल्कीन है। तो ये अल्कीन जो है, ये जो अल्कीन है दोस्तों, इसको अगर हमने इसका ओजोनोलिसिस किया, इसका अगर हमने ओजोनोलिसिस किया तो हमें क्या मिलेगा, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन और इथेनॉल मिलेगा। लेकिन इस पे अगर हमने HCl का एडिशन कर दिया दोस्तों, HCl का अगर एडिशन कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, HCl नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मार्कोनिको रूल के हिसाब से अगर एडिशन किया तो क्या होगा, देखो CH3 ये कार्बन है और ये कार्बन ACH3, यहाँ पे Cl लग जाएगा और यहाँ पे H लग जाएगा हमारा, बराबर है। और पहले ऑलरेडी यहाँ पे हाइड्रोजन है और क्या बनेगा यहाँ पे CH3, तो ये कंपाउंड बनेगा दोस्तों हमारा आफ्टर एडिशन ऑफ HCl। लेकिन यहाँ पे क्या बनता है, प्रोपेनॉन पूछा है उन्होंने, प्रोपेनॉन मिलता है, प्रोपेनॉन मतलब डाइमिथिल कीटोन, बराबर है, डाइमिथिल कीटोन ओजोनोलिसिस होने के बाद, यहाँ पे ओजोनोलिसिस हुआ तो, और प्लस क्या बनता है CHO, अल्डिहाइड बनेगा, इथेनॉल बनेगा, बराबर है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, मिथाइल, दो मिथाइल के पास Cl होना चाहिए, ये तो नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे ये भी नहीं बनेगा हमारा आंसर, तो ये हमारा 3 नंबर का आंसर करेक्ट होगा दोस्तों। 3 नंबर का कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ये 3 नंबर का। ये थोड़ा सा आपको ब्लर दिखता होगा, लेकिन ये जो है इसको आपने ऐसे लिखा तो चलेगा, ये आपका क्या करेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। देखो आपको क्या करना है, वो जो अल्कीन है उस पे HCl का एडिशन कर देना है, सिंपल। तो HCl का एडिशन कर देने के बाद क्या होगा दोस्तों, HCl का एडिशन कर देने के बाद आपको सिंपल, वो एडिशन करने के बाद सिंपल आपको इसमें से प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, देखिए क्या दिए हैं, X, देखो क्या दिया है दोस्तों, X रिएक्ट विथ 60% H2SO4। देखो एक X है बोलते हैं, देख लो सर एक बार, एक X है बोलते हैं और इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, 60% H2SO4 के साथ हो रहा है, बराबर है। और Y बोलते हैं उसका रिएक्शन 75% H2SO4 के साथ हो रहा है, देखो। और इससे फॉर्मेशन क्या हो रहा है, दोनों इसमें फॉर्मेशन हो रहा है, अल्कीन बन रहा है, दोनों इसमें क्या बन रहा है बोलते हैं, अल्कीन। ये रिएक्शन दिया है, दोनों इसमें हमें अल्कीन फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमें पूछा इसमें X और Y क्या होगी, बराबर है। तो X और Y क्या होगी, हमें यहाँ पे पूछा X एंड Y आर रिस्पेक्टिवली, X एंड Y क्या होगे, ये जो रिएक्शन है। तो इसमें रिडक्शन आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे देखो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर D। तो देखो अगर हमने N प्रोपिल अल्कोहल लिया दोस्तों, N प्रोपिल अल्कोहल, और आपको पता है H2SO4 के प्रेजेंस में क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, बराबर है। तो इसके प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन हो जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों, 1 प्रोपीन बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, प्रोपीन बन जाएगा यहाँ पर, बराबर है, अल्किन बन जाएगा प्रोपीन। और दूसरा हमने आइसोप्रोपिल अल्कोहल लिया, आइसोप्रोपिल अल्कोहल मतलब सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल ये लिया, तो इससे भी क्या मिलता है हमें दोस्तों, इससे भी हमें क्या मिलेगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल लिया, फिर भी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ब्यूटीन मिलेगा, बराबर है। दोनों इसमें सेम प्रोडक्ट आ रहे हैं, देखो ब्यूटीन। तो एन प्रोपिल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ये आपका क्या रहेगा दोस्तों, करेक्ट आंसर रहेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पूछा था कि एक्स और वाई का अगर हमने डिहाइड्रेशन कर दिया, रिमूवल ऑफ वाटर कर दिया दोस्तों, तो अल्कीन बनता है, बराबर है, ये कंफर्म पता है आपको। अगर हमने अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया तो हमें पता है क्या होता है दोस्तों, डिहाइड्रेशन होता है, अल्कोहल में से वाटर, एक कार्बन का OH और एक का H निकल के अल्कीन फॉर्मेशन होता है। तो हमें वो जो रिएक्टेंट थे X और Y वो फाइंड आउट करने के लिए बोला, तो उसका आंसर होगा एन प्रोपिल अल्कोहल या आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लैंक defect arises when foreign atom, that is atom different from the host atom, are present in the crystal lattice। देखो यहाँ पे हमारा एक क्रिस्टल है यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक क्रिस्टल है, देखो
एक क्रिस्टल है, ऐसा समझो यहाँ पे क्रिस्टल है हमारा, एक क्रिस्टल है हमारा, यहां पर देखो एक क्रिस्टल है, लेकिन ये जो क्रिस्टल है जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल ब्रॉन्ज अलॉय, ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज, ब्रास, ठीक है, ब्रास अलॉय लेंगे फॉर एग्जांपल, ब्रास अलॉय। तो ब्रास में क्या हुआ होता है दोस्तों, आपको पता है कॉपर प्लस क्या होता है, ब्रास में कॉपर प्लस क्या होता है दोस्तों, जिंक होता है, बराबर। ब्रास में कॉपर प्लस क्या होता है, जिंक होता है। तो आपको यहाँ पे पता है ये सभी मॉलिक्यूल्स कॉपर के, ऐसा समझो ये कॉपर 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 है, ये सभी मॉलिक्यूल कॉपर कॉपर के हैं, बराबर है। लेकिन इसमें क्या हुआ दोस्तों, एक मॉलिक्यूल दूसरे कंपाउंड का आ जाएगा, इसमें जिंक का मॉलिक्यूल आ गया फॉर एग्जांपल, तो देखो इसमें इम्प्यूरिटी आ गया, क्या आ गया दोस्तों, इसमें इम्प्यूरिटी आ गया, बराबर है, इम्प्यूरिटी आ गए। तो कौन सा डिफेक्ट होगा, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट होगा दोस्तों। कौन सा डिफेक्ट होगा यहाँ पर, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है फॉर एग्जांपल हमारा क्या है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल कॉपर का पूरा क्रिस्टल था, बराबर है, उसमें जिंक का डोपिंग कर दिया, जिंक ऐड कर दिया उसमें, तो क्या बनेगा, अलॉय बन जाएगा, तो उसमें क्या आ जाएगा, फिर इम्प्यूरिटी आ जाएगा। तो ये जो डिफेक्ट है दोस्तों, इसका नाम क्या होगा, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन अ क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट ऑफ n पार्टिकल द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स। देखो कौन सा अरेंजमेंट पूछा है, क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट पूछा है, क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट। तो क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट में क्या होता है, जो ऑक्टाहेड्रल होता है दोस्तों उसका नंबर होता है n नंबर, और जो टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, टेट्राहेड्रल वो ऑलवेज 2n होता है, क्या होता है, ट्वाइस n, और ये ऑक्टाहेड्रल n, तो ट्वाइस n इसका डायरेक्ट क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा यहाँ पे ट्वाइस n, क्योंकि हमें पता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है वो ऑलवेज डबल होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड के, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, सिंगल होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द क्लोरोफॉर्म वाज अराइज बाय 0.23 केल्विन when 0.5143 gram of the anthracene was dissolved in 35 gram of the chloroform, then molecular mass of the anthracene is, यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों, हमें एंथ्रासिन का मॉलिक्यूलर मास पूछा है। देखो एंथ्रासिन किसका मॉलिक्यूलर मास पूछा है, एंथ्रासिन। तो एंथ्रासिन का मॉलिक्यूलर मास पूछा है, यहाँ पे हमें W गिवन है, वेट गिवन है, हमें यहाँ पे W गिवन है 35 ग्राम। यहाँ पे हमें दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट भी गिवन है, हमें बॉइलिंग पॉइंट गिवन है यहाँ पे TB, डेल्टा TB, दैट इज डेल्टा TB, बॉइलिंग पॉइंट गिवन है यहाँ पे 0.323 केल्विन। और यहाँ पे देखो दोस्तों हमें और क्या गिवन है, यहाँ पे कांस्टेंट भी गिवन है, KB, ई बोलियोस्कोपिक कांस्टेंट गिवन है, दैट इज क्लोरोफॉर्म, उसका वैल्यू दिया है 3.9 केल्विन kg पर मोल, बराबर है। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, हमें एंथ्रासिन का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है, एंथ्रासिन का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा दोस्तों, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू, ध्यान में रखना है KB इंटू क्या रहेगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इंटू क्या रहेगा दोस्तों 1000। ये पूरा आपको वेरीफाई करना है। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, ये W, तो ये पूरे जो वैल्यू है ये पुटअप करने पड़ेंगे आपको, वैल्यू पुटअप कर दिए पूरे। तो देखो डेल्टा TB का वैल्यू यहाँ पे KB का भी, और यहाँ पे डेल्टा देखो W1 W2 दोनों भी वैल्यू गिवन है, हमें W1 का वैल्यू गिवन है, W2 का भी वैल्यू गिवन है 0.5143 ग्राम, बराबर है। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करके सॉल्व करना पड़ेगा, पहले मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा दोस्तों, फिर इसका जो आंसर आता है उसका आंसर आता है 1.7742 ग्राम पर मोल आता है एंथ्रासिन का मास, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हेनरीज लॉ कांस्टेंट के लिए कौन सा करेक्ट है ये आपको पूछा है यहाँ पर, कौन सा लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ
तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट विच अमंग द फॉलोइंग ट्रू फॉर द हेनरीज लॉ कांस्टेंट, तो यहाँ पे दिया है। तो प्रेशर के लिए हेनरीज लॉ इज इक्वल टू क्या होता है, तो प्रेशर इज इक्वल टू के एच हेनरीज लॉ इनटू द नंबर ऑफ मोल्स, ऐसा होता है ये फॉर्मूला। यहाँ पे पूछा है इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये सेम फॉर द ऑल गैसेस, फर्स्ट इंक्रीजेस देन द डिक्रीजेस इन द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, देन इट इंक्रीजेस फॉर द गैसेस विद द हायर सोलबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये जो हेनरीज कांस्टेंट है ये क्या होगा, इंक्रीज होगा जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा। तो आपको पता है अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होता है, सोलबिलिटी क्या हो जाएगा, सोलबिलिटी, ये देखो हेनरीज लॉ का दूसरा फॉर्मूला, सोलबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, बराबर है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल सोलबिलिटी होता है, बराबर है। अगर सोलबिलिटी बढ़ गई तो प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन कांस्टेंट के लिए क्या पूछा है, अगर देखो अगर कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज होगा, कब इंक्रीज होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिस्टम इज सेड टू बी एन थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम व्हेन, एक सिस्टम में बोलते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो यहाँ पर दोस्तों देखो अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम व्हेन, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में हमें बताना है कब रहेगा। द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म नहीं होता है टेम्परेचर, ऑलवेज यूनिफॉर्म टेम्परेचर होता है। द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पे भी नॉन यूनिफॉर्म दिया है। नॉन यूनिफॉर्म मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑलवेज क्या होती है, यूनिफॉर्म, टेम्परेचर भी ऑलवेज यूनिफॉर्म होता है। उसके बाद स्टेट फंक्शंस ऑफ द सिस्टम डू नॉट चेंज विथ टाइम, तो ये बराबर है दोस्तों। तो जो स्टेट्स फंक्शंस होते हैं सिस्टम डू नॉट चेंज विथ टाइम, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों, इसका करेक्ट रहेगा फॉर इक्विलिब्रियम के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, सी ऑप्शन ये हमारा करेक्ट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर रिएक्शन दैट इज C3H8 गैस, देखो रिएक्शन दिया है हमें यहाँ पर, देखो रिएक्शन दिया यहाँ पे, पहले इक्वेशन दिया डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा NG/nRT, ये इक्वेशन होता है, बराबर है। एंथैल्पी का ये इक्वेशन होता है फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, बराबर है। तो हमें यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा इज इक्वल टू क्या आएगा, पहले रिएक्शन देख लो दोस्तों, C3H8 है गैसेस स्टेट में रिएक्टेंट, प्लस 5 क्या है दोस्तों, O2 है, ये भी क्या रहेगा, O2 गैस रहेगा, बराबर है। 3 क्या बन रहा है, 3 CO2 बन रहा है, बराबर। CO2 क्या है दोस्तों, गैस है, और क्या बन रहा है, प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है, 4 वाटर मॉलिक्यूल, वाटर क्या है, लिक्विड है। तो देखो यहाँ पे दोस्तों पहले क्या करना है, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, n का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, यहाँ पे n का वैल्यू 1, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, यहाँ पे n का वैल्यू 5, यहाँ पे ये हो गया n कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे n हो गया हमारा रिएक्टेंट का n, ये रिएक्टेंट का n का वैल्यू हो गया हमारा 6, और प्रोडक्ट का n का वैल्यू कितना है दोस्तों, प्रोडक्ट का n का वैल्यू है हमारा 3। तो टोटल रिएक्शन का n का वैल्यू कितना आएगा, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, डेल्टा n इज इक्वल टू क्या होता है, रिएक्टेंट n, देखो n1 माइनस n2 करेंगे, बराबर, n1 माइनस n2, तो रिएक्टेंट का n कितना है 6 माइनस 3 कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा, बराबर है, 3 आएगा। तो यहाँ पे यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है n2 माइनस 3, देखो कितना आएगा, 6 आएगा, माइनस 3 आएगा इसका आंसर 3, तो मतलब ये इसका 3 आएगा, इसका ये आपका क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा। देखो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या देखना है आपको, गैसेस, जो गैसेस रिएक्टेंट में उनके कोएफिशिएंट देखने, यहाँ पे 1 ये 5, 1 + 5 6 हो गया रिएक्टेंट का, और बराबर है। देखो प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट कितना हो गया, गैस का 3, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन ये ओनली एप्लीकेबल है गैसेस सिस्टम के लिए, बराबर है। तो गैसेस के नंबर ऑफ मोल हमने कैलकुलेट किए, रिएक्टेंट का था 6, प्रोडक्ट का 3, तो हमने क्या किया, रिएक्टेंट मोल्स माइनस क्या कर दिया, प्रोडक्ट मोल्स, तो हमारा 3 आंसर आ गए। तो हमारा टोटल कितना आएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू आएगा दोस्तों डेल्टा U माइनस 3RT आएगा, n की जगह क्या आएगा दोस्तों 3 आएगा, तो माइनस 3RT। तो ये आपको ये इक्वेशन रिमाइंड करके रखना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है E0 वैल्यू ऑफ Mg2 पॉजिटिव ऑब्लिक Mg इज
देखो ए नॉट वैल्यू दिया है, देखो हमें किसका किसका दिया है यहाँ पे पहले लिखेंगे। ए नॉट टू पॉजिटिव वैल्यू दिया है, मतलब स्टैंडर्ड ईएमएफ दिया है हमें mg टू पॉजिटिव ऑब्लिक mg, इसका वैल्यू दिया है दोस्तों हमें -2.37 वोल्ट, बराबर है। दूसरा दिया है Zn टू पॉजिटिव ऑब्लिक Zn, इसका वैल्यू दिया -0.76 वोल्ट, बराबर है। उसके बाद दिया है दोस्तों Fe टू पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू Fe, इसका वैल्यू दिया -0.44 वोल्ट। और बाद में देखो दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है हमें कि क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है हमें यहाँ पे बताना है। तो Zn जो है, ये Zn का क्या हो रहा है दोस्तों, Zn का क्या हो रहा है यहाँ पे, Zn का यहाँ पे तो दोनों का ऑक्सीडेशन है, इसका क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है। और आपको पता है जो दोस्तों, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है -0.76, तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज Zn रिड्यूस, इसको क्या देखो Zn रिड्यूस टू Fe आयन, Zn क्या कर रहा है, Zn रिड्यूस, Zn का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो Zn रिड्यूस किसको कर रहा है, तो Zn रिड्यूस किसको कर रहा है, तो Fe को Zn रिड्यूस कर रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, Zn रिड्यूस टू आयरन टू पॉजिटिव आयन, ठीक है, देख लो एक बार। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी वोल्टाइक सेल, मतलब सेकेंडरी वोल्टाइक सेल मतलब गैल्वानिक सेल, बताओ जल्दी, सेकेंडरी वोल्टाइक सेल मतलब गैल्वानिक सेल, पता है ना आपको गैल्वानिक सेल। तो इसमें दो टाइप होते हैं गैल्वानिक सेल के, बराबर है, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी पूछा है हमें, प्राइमरी कौन सा होता है, ड्राई सेल, मतलब जो हमारे बैटरी और घड़ी का जो सेल होता है, बराबर है, वॉच जो घड़ी है ना, घड़ी का सेल, रिमोट का सेल, जो सेल हम एक बार यूज करने के बाद फेंक देते हैं दोस्तों, उसको प्राइमरी सेल बोला जाता है। और जो रिचार्जेबल होते हैं तो वो क्या होते हैं, सेकेंडरी सेल होते हैं, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी कौन सा है इसमें से, ये सेकेंडरी है, बराबर है, ये सेकेंडरी है, मर्क्यूरी का सेल, निकेल का भी सेकेंडरी सेल है और लीड का भी सेकेंडरी है। तो प्राइमरी कौन है यहाँ पे, ये ड्राई सेल कैसा है दोस्तों, प्राइमरी सेल है, इसका ड्राई सेल क्या है, प्राइमरी। और हमें पूछा था यहाँ पे नॉट सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी कौन सा नहीं है, तो कौन सा सेकेंडरी नहीं, ड्राई सेल सेकेंडरी नहीं, क्योंकि वो प्राइमरी, वो रिचार्जेबल नहीं है, उसमें एक बार केमिकल खत्म हो गया उसमें से, तो वो सेल रिएक्शन अगेन स्टार्ट नहीं होगा, रिचार्ज नहीं होगा। तो ड्राई सेल इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ सर्टेन रिएक्शन इज टाइम इनवर्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो यहाँ पे क्या है, ये टाइम इनवर्स चाहिए, यहाँ पे दिया है हमें टाइम इनवर्स, तो टाइम इनवर्स ये यूनिट दिया है हमें, ये यूनिट दिया है हमें एक रिएक्शन का, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो ये किसका यूनिट है दोस्तों, आपको भी पता है, फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट है, बराबर है, ये किसका यूनिट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट है। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होता है दोस्तों, टाइम इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स। तो यहाँ पे टाइम इनवर्स दिया था और पूछा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो फर्स्ट ऑर्डर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 0.8 to 0.4 and in 15 minute टाइम टेकन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन टू रीच फ्रॉम, यहां पर लिखता हूं ताकि आपको क्लियर दिख जाए। यहां पर देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बोलते उसमें 0.8 मोलर टू 0.04 मोलर, ये इसके लिए टाइम पीरियड लग रहा है 15 मिनट, बराबर है, इसके लिए टाइम पीरियड है 15 मिनट, टी हाफ। देखो और टाइम टेकन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन टू चेंज 0.1 मोलर टू 0.25 मोलर, इसके लिए कितना टाइम लगेगा, इसके लिए टाइम हमें कैलकुलेट करना है। देखो इसके लिए कितना लग रहा है, देखो इसके लिए क्या होगा दोस्तों, टी हाफ इज इक्वल टू क्या हुआ, टी हाफ इज इक्वल टू कितना बना यहाँ पे 15 मिनट,
इसके लिए 15 मिनट बना टी हाफ इज इक्वल, तो इसके लिए कितना है 0.1 0.1 तो 0.005 मोलर के लिए कितना आएगा, इसका टाइम पीरियड निकलना है। तो इसके क्या है अपोजिट, देखो इसका डबल था तो 15 मिनट, यहाँ पे क्या है ये आ जाएगा 30 मिनट। कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 30 मिनट आ जाएगा। तो आपको कैलकुलेशन करके दिखना है, तो टाइम पीरियड निकलना है। तो टी हाफ के लिए क्या था 15 मिनट था पहले, इसके लिए दूसरे कन्वर्जन के लिए टाइम पीरियड कितना लगेगा, तो 15 मिनट लगेगा। वो कैलकुलेशन आपको करके दिखना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 मोलर 0.1 मोलर, इट्स pH इज, देखो यहाँ पे pH कैलकुलेट करने के लिए बोला है हमें। तो pH पूछा है, हमें पता है दोस्तों pH इज इक्वल टू कितना होता है -log to the base 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, बराबर है। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुटअप कर दो तो लॉग लेना पड़ेगा हमें, log to the base 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन कितना दिया है 0.1 मोलर दिया है, बराबर है। तो इसका pH इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों -1 आ जाएगा, तो बराबर है। तो pH इज इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा, क्योंकि pH का वैल्यू कभी माइनस में नहीं होता है। तो कितना आएगा इसका आंसर 1 आएगा। तो ये आपको क्या करना है pH इज इक्वल टू -log to the base 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, ये फॉर्मूला आपको रिकॉल करके रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए 1 आंसर होगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट दिया है दोस्तों हमें pH ऑफ 10 to the power 5 मोलर KOH सॉल्यूशन विल बी। देखो यहाँ पे हमें बेस का pH पूछा है, देखो दोस्तों क्या पूछा है बेस का pH। यहाँ पे KOH क्या है बेस है, तो आपको पता है बेस है ना, KOH क्या है बेस है, तो बेस का ग्रेटर देन 7 होता है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है, मतलब हमें इसका POH का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 10 to the power 5 मोलर, बराबर है। और pH निकलना है, तो pH इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, pH इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, pH हमें कैलकुलेट करना है। तो POH इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों -log to the base 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, बराबर है। POH इज इक्वल टू -log to the base 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो OH इज इक्वल टू क्या होगा, देखो -log to the base 10, तो OH की जगह क्या ऐड करना पड़ेगा 10 to the power 5 मोलर, बराबर है। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों POH इज इक्वल टू कितना आएगा 5 आ जाएगा इसका आंसर। pH कितना आ जाएगा, सॉरी POH कितना आ जाएगा 5, तो हमें निकलना है pH। तो pH इज इक्वल टू क्या होगा 14 माइनस POH, बराबर है। तो क्या आएगा 14 माइनस 5, तो 14 माइनस 5 pH इज इक्वल टू कितना आएगा 14 माइनस 5 करो 9 आ जाएगा, बराबर है। 14 माइनस 5 9 pH आ जाएगा। कितना pH आएगा, ये तो पहले नहीं था, ये एसिडिक pH था। तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपको क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ पे क्या करना है pH कैलकुलेट करने के लिए बोला है, किसका बेस का, तो बेस का पहले POH निकालो, बराबर है। तो POH अगर निकाला हमने तो pH निकाल सकते हैं, pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH का वैल्यू, बराबर है। तो यहाँ पे हमने पहले बेस का POH निकाल दिया, POH निकाला, pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH किया, तो 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 आ गया, बराबर है। देख लो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज 0.1। देखो ये हो गया हमारा, बराबर है। ये सेम इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, इसका आंसर आएगा क्या आएगा, इसका आंसर बताइए। ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है, इसका आंसर आएगा 1। इसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म व्हेन HBr रिएक्ट विथ H2SO4। अगर H2SO4 के साथ HBr, देखो HBr का रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ हुआ दोस्तों, तो इसमें से कौन सा नहीं बनता है दोस्तों, कौन सा नहीं बनता है। तो देखो इसमें से क्या बनेगा, क्या क्या बन सकता है इसमें, H2SO4 HBr SO2 भी बन सकता है, बराबर है। SO2 बनना, अगर SO2 बनना तो इसमें से क्या बना, 2 ऑक्सीजन इधर क्या बनेगा, इसमें वाटर बन जाएगा। देखो H2, देखो H2 बना, 1 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन चले गए, बराबर 1 ऑक्सीजन बचा, तो HOBr बन जाएगा, HOBr। देखो हाइड्रोजन काउंट करो 1 यहाँ पे 2, ये 2 और 3 ये डिवाइड, देखो HOBr बन गया, वाटर भी बन गया, SO2 भी बन गया। तो देखो SO2 ये बन गया, बराबर है, ये SO2 बन गया, वाटर भी बन गया,
और क्या बन सकता है इसमें, बी आर ए, इसको ट्वाइस अगर लिया तो, इसको ट्वाइस अगर लिया तो हमने ये बी आर भी बन सकता है, इसमें क्या बन सकता है, बी आर टू भी बन सकता है। इसको अगर अगर फर्दर रिएक्शन किया हमने तो, लेकिन क्या फॉर्मेशन नहीं होता है इसमें, H2S नहीं बनता है। इसका आंसर होगा H2S। तो ये एक ध्यान में रखना है, H2S नॉट फॉर्म, नॉट फॉर्म, ये ध्यान में रखना, H2H नॉट फॉर्म, H2S नॉट फॉर्म व्हेन HBr रिएक्ट विथ H2SO4। ठीक है, इसका आंसर हो क्या होगा दोस्तों, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड बराबर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड कंटेन पर ऑक्साइड लिंकेज। तो कौन सा ऑक्सो एसिड ऐसा है जिसमें पर ऑक्साइड लिंकेज है, कौन सा लिंकेज पूछा है हमें, पर ऑक्साइड लिंकेज। पर ऑक्साइड मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन डैश ऑक्सीजन, ऐसा लिंकेज आना चाहिए। तो पहला क्या है हमारा, उसके पास देखो ये ऑप्शन में क्या दिया है, दो, इसमें पास दो सल्फर है, तो क्या आएगा देखो दोस्तों, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन हमने कंबाइन कर दिए, कितने ऑक्सीजन हो गए, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन हो गए। कितने हाइड्रोजन है, 2, यहाँ पे एक OH 7, यहाँ पे एक OH है। तो इसमें आ गया ना दोस्तों लिंकेज, देखो इसमें लिंकेज आ गया ना, देखो ये लिंकेज आ गया, ये क्या है, पर ऑक्साइड लिंकेज बने, क्या बनेगा, ये पर ऑक्साइड लिंकेज बनेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ये इज करेक्ट होगा, बराबर है। ऑप्शन ये पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, पहला ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट होगा दोस्तों। H2O8 में कितना पर ऑक्साइड लिंकेज है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बनता है ना इसमें, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड इसमें आ गए दोस्तों, तो आंसर होगा ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो दोस्तों, द स्टेबिलिटी ऑफ हेक्साहेलाइड ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉलो द ऑर्डर। हेक्साहेलाइड, हेक्साहेलाइड, हेक्साहेलाइड कौन फॉलो करता है, मतलब कौन बना, तो आपने IF7 SF6 देखो, ग्रुप 16 के बाद, एक मिनट, ग्रुप 16 बोला है ना, तो ग्रुप 16 के लिए क्या होता है, देखो ग्रुप 16 के एलिमेंट कौन से हैं, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम, ये ग्रुप 16 के एलिमेंट है। तो हमने एक फॉर्मूला देखा है दोस्तों, SF6 है ना, जिसमें 6 क्या, फ्लोरीन SF6, इसका जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री फिक्स होता है SF6 है, बराबर है। और कौन होता है, देखो फ्लोरीन का कैपेसिटी सबसे ज्यादा होता है, देखो तो फ्लोराइड क्लोराइड और ब्रोमाइड आयोडाइड। तो यहाँ पे देखो स्टेबिलिटी ऑफ द हेक्साहेलाइड ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट फॉलो द ऑर्डर, ऑर्डर कौन सा होगा फिर, फ्लोराइड के साथ ग्रुप 16 एलिमेंट क्या करते हैं दोस्तों, कंपाउंड बनाते हैं, क्लोरीन के साथ भी ब्रोमीन के साथ भी, तो ऑर्डर सबसे ज्यादा स्टेबल किसका रहेगा, फ्लोराइड, जैसे कि SF6 है, बराबर है। उसके बाद क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द बोथ आयंस कलर्ड इन एक्वियस सॉल्यूशन। देखो ऐसा पेयर हमें इसमें से फाइंड आउट करना है जिसमें बोथ आयन, दोनों भी आयन कैसे होने चाहिए, कलर्ड आयन होने चाहिए, कलर्ड मतलब जो कलर दिखाएंगे, कलर्ड आयन होनी चाहिए। तो कलर कौन है, देखो ये जो टिटेनियम है, टिटेनियम +4, ये क्या है दोस्तों, कलरलेस है, ये क्या है, कलरलेस, ये कलरलेस है। इसके बाद ये स्कैंडियम भी क्या है, कलरलेस। आप बोलेंगे मास्टर कैसे, तो कैसे देख लो, स्कैंडियम +3 है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, आर्गॉन 3d0 4h0 आएगा। और टिटेनियम जो है टाइटेनियम +4, तो टिटेनियम +4 का क्या आएगा दोस्तों, +4 का आर्गॉन, आर्गॉन 3d0 4s0। देखो जिसमें 0 0 है वो कलरलेस, जिसमें 0 0 है दोनों वो क्या हो गए दोस्तों, कलरलेस। तो इसमें ये भी नहीं आएगा ऑप्शन, ये दोनों तो एलिमिनेट हो चुके हैं, हमारा कंपटीशन ये दोनों में है। तो मैग्नीज भी कलर दिखाता है ये भी, लेकिन एक्वियस में बोला है, किसमें बोला है आपको, एक्वियस सॉल्यूशन, एटॉमिक नंबर 21 to 28 29 एंड 25। तो एक्वियस में कौन होता है, तो कॉपर 1 पॉजिटिव एंड टिटेनियम +3, ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो देखो टिटेनियम 3 पॉजिटिव, इसमें क्या होता है दोस्तों, टिटेनियम 3 पॉजिटिव में, इसमें देखो दोस्तों 3d, यहाँ पे 4s के 2 इलेक्ट्रॉन 0 है, तो इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर कोई स्पेसिस में है तो आपको पता है वो क्या करेगा, कलर दिखाएगा, बराबर है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा दोस्तों करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन कोबाल्ट, कोबाल्ट में डी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कोबाल्ट, देखो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सिंपल क्वेश्चन पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 3d 7 आएगा, 4s कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 27। आर्गॉन का कितना है 18 + 2 20 + 27। तो इसमें डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन था ये, सिंपल क्वेश्चन पूछा है, बराबर है, देख लो एक बार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 28, विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज हेट्रोलेप्टिक एंड कटायनिक इन नेचर? हेट्रोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक भी चाहिए और कटायनिक चाहिए। तो पहली बात ये, हेट्रोलेप्टिक मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसमें डिफरेंट लिगैंड होते हैं, जिसमें क्या होते हैं? डिफरेंट लिगैंड होते हैं। हेट्रोलेप्टिक मतलब जिसमें डिफरेंट लिगैंड। और कटायनिक मतलब होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स चाहिए हमें। कैसा चाहिए? पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स चाहिए। कटायनिक कॉम्प्लेक्स मतलब पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स चाहिए। तो देखो डिफरेंट लिगैंड होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होना चाहिए। तो कौन सा होगा दोस्तों? यहाँ पे तो ये तो होमोलेप्टिक है, ये तो होमो हो गया दोस्तों, होमो होमो नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये भी क्या होगा दोस्तों? ये भी होमो हो गया, ये दोनों कट गए। अभी हमें इसमें ये जो है, ये दोनों इसमें कंपटीशन है। तो ये जो है ये होमो कटायनिक चाहिए, कटायनिक चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है कोबाल्ट NH3/4 Cl2 और बाद में Cl दिया। इसका अगर डिसोसिएशन किया दोस्तों, डिसोसिएशन करने के बाद कोबाल्ट NH3/4 और Cl2, और ये क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव बन जाएगा। और Cl क्या बन जाएगा दोस्तों? आफ्टर डिसोसिएशन नेगेटिव बन जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों, बी, तो ये करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी का अगर डिसोसिएशन किया ये कॉम्प्लेक्स का, तो इसमें से इसके कॉम्प्लेक्स के बाहर आयोनाइजेशन स्फीयर में Cl है, क्लोरीन है, नॉन मेटल्स है। तो नॉन मेटल क्या करेगा दोस्तों? नॉन मेटल निकल जाएगा, खुद नेगेटिव बन जाएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स को क्या करेगा? नॉन मेटल पॉजिटिव करके जाएगा। यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या बना? CO NH3/4 Cl2, और कॉम्प्लेक्स क्या बनाया इसने? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव कौन सा आया गया हमारा? फिर ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आया गया? बी। यहाँ पे दो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स थे, लेकिन ये पॉजिटिव बनता है, ये पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि इसमें न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, ये न्यूट्रल बनता है। ये कैसा बनता है? पॉजिटिव। ये कैसा है? न्यूट्रल। ये भी न्यूट्रल था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कौन सा होता है? देखो दोस्तों, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कौन से ट्रांजिशन से इसका कलर होता है? तो कौन से ट्रांजिशन से होता है? डी ट्रांजिशन। कौन सा ट्रांजिशन? डी ट्रांजिशन। लो डी ऑर्बिटल टू हायर डी ऑर्बिटल में जाता है, डी ट्रांजिशन से कलर बनता है, डी ट्रांजिशन। तो इसका आंसर क्या होगा? डी द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। डी ट्रांजिशन होगा दोस्तों, इसका क्या होगा? डी ट्रांजिशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉम्प्लेक्स K3FeCN/6। तो ये जो कॉम्प्लेक्स दिया है दोस्तों, इसका पहले क्या करो? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो। देखो कॉम्प्लेक्स क्या दिया है? K3FeCN/6 बराबर है। तो देखो इसका अगर डिसोसिएशन किया दोस्तों तो क्या आएगा? FeCN/6। और ये जो मेटल है, मेटल क्या है? पॉजिटिव, 3 के पॉजिटिव बन जाएगा, 3 नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर जाए। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दोस्तों 6 है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ये बराबर दिए हैं, बराबर है। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, Fe का कितना आएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा इसका, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहाँ पे +2 दिया है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज K पॉजिटिव नहीं है, कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल नहीं बना, नेगेटिव बनाए। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, देख लो दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स। एक्स प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। देखो एक यहाँ पर रिएक्शन दिया है,
देखो यहाँ पे रिएक्शन दिया है, तो रिएक्शन दिया है यहाँ पर हमें, देखो रिएक्शन कौन सा दिया है, CH2 प्रोपीन दिया है, CH2 डबल बॉन्ड CH देन CH3 प्लस Cl2। तो इसका रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, साइड क्लोरिनेशन होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा यहाँ पे CH, एक मिनट, ये जो है यहाँ पे साइड क्लोरिनेशन हो जाएगा। साइड क्लोरिनेशन ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये एज इट इज रहेगा। इसका क्या होगा, यहाँ इसका एक H निकल जाएगा इसके Cl के साथ, देखो Cl का रिएक्शन HCl निकल जाएगा, यहाँ पे एक Cl ज्वाइन हो जाए तो क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2 को क्या ज्वाइन हो जाएगा Cl, बराबर है। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा दोस्तों। तो हमें पूछा इसमें प्रोडक्ट कौन सा बनता है, तो ये बनता है, कौन सा प्रोडक्ट बनता है ये हमें यहाँ पे पूछा है। एक Cl, यहाँ पे CH2 CHCl CH2Cl, ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, देखो ये यहाँ पे ये भी नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। देखो लिखो, बराबर देख लो आप लोग, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, विच वन इज नॉट इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन जो है दोस्तों, तो SN1 रिएक्शन के अकॉर्डिंग टू कौन सा मोर रिएक्टिव है, ऐसा हमें यहाँ पे पूछा है। तो SN1 रिएक्शन के लिए देखो यहाँ पे क्या है pH, एक मिनट, तो SN1 में हम कौन सा अल्किल हैलाइड यूज करते हैं, देखो टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, ये अल्किल हैलाइड का हमारा ऑर्डर होता है SN1 का। तो ये जो देखो दोस्तों ये PH CH2 ये क्या बना है, ये प्राइमरी बना है। इसके बाद ये PH, देखो ये PH है, H है, इसको और PH लगाए, इसको ये Cl है। इसके बाद ये ऑप्शन ए हो गया। दूसरा बी देख लो, यहाँ बी देख लो, सी ऑप्शन देख लो क्या दिया है PH, इसको CH अटैच है, वो CH को क्या अटैच है CH3 अटैच है, और Cl ये भी सेकेंडरी हो गया। बाद में टर्शरी दिया है हमें, डी ऑप्शन दिया है PH, इसके बाद ये कार्बन है, इसको CH3 है और PH अटैच है और Cl। तो ये क्या होगा, टर्शरी हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, ज़्यादा स्टेबल रहेगा दोस्तों। तो टर्शरी का हमें यहाँ पे आंसर देना पड़ेगा, मतलब ऑर्डर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है अल्किल हैलाइड का वो देखना पड़ेगा। कैसे, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन रीमर-टाइमन रिएक्शन। तो रीमर-टाइमन रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनता है ये हमें पूछा है यहाँ पे। देखो रीमर-टाइमन रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों, फेनॉल होता है, बराबर है। फेनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में होता है और NaOH बेस होता है, और प्रोडक्ट क्या बनता है दोस्तों, यहाँ पे सैलिसिलिक अल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, सैलिसिलिक अल्डिहाइड। तो सैलिसिलिक अल्डिहाइड क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड, ये नहीं आएगा। ये कार्बिन भी इंटरमीडिएट नहीं पूछा, प्रोडक्ट पूछा हमें, तो सोडियम फिनॉक्साइड ये भी नहीं। तो सैलिसिलिक अल्डिहाइड ये क्या बनेगा, इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा रीमर-टाइमन रिएक्शन का, ठीक है। देख लो एक बार, सर पानी की बॉटल दे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 2,4 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4 ट्राइनाइट्रोफिनॉल क्या होगा, बताइए दोस्तों, इसका आंसर बताओ। टू कॉमा फोर, देखो क्या पूछा है यहाँ पे, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल क्या होगा दोस्तों। तो 2,4 ट्राई नाइट्रोफेनॉल निकालो, पहले ड्रॉ कर लो, सिंपल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो 2 पे क्या है, NO2 ग्रुप है बोलते हैं, बाद में 4 पे क्या है, NO2 ग्रुप है, और 6 पे क्या है, NO2 ग्रुप है। तो ये क्या बनेगा दोस्तों, ये पूछा है, इसका नाम क्या होगा। तो ये कौन सा कंपाउंड है, पिक्रिक एसिड है ये दोस्तों। कौन सा है, पिक्रिक एसिड है। तो पिक्रिक एसिड ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, पिक्रिक एसिड है। देखो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल क्या होगा, पिक्रिक एसिड बनेगा ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कैटलिस्ट यूज इन द कमर्शियल मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। तो फेनॉल बनाने के लिए कौन सा कैटलिस्ट इसमें से यूज होता है, ऐसा पूछा है हमें। तो कोनेप्थलेट यूज होता है दोस्तों। कौन सा, कोनेप्थलेट। जैसे कि देखो क्यूमीन लिया हमने, क्यूमीन, तो क्यूमीन का रिएक्शन अगर हमने एयर के प्रेजेंस में कर दिया दोस्तों, क्यूमीन का रिएक्शन एयर के प्रेजेंस में कर दिया कोनेप्थलेट के प्रेजेंस में, तो क्या होता है, हमें फेनॉल प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है, फाइनल प्रोडक्ट फेनॉल, ठीक है। तो फेनॉल आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, कोबाल्ट नेप्थलेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों,
द कॉमन नेम ऑफ द, इसका कॉमन नेम क्या है, पहले कंपाउंड नोट कर लो क्या है। तो कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, देखो क्या दिया है, कंपाउंड C6H5 ऑक्सीजन CH3, तो इसका कॉमन नेम पूछा है, क्या आएगा दोस्तों, मिथाइल फिनील, मिथाइल फिनील, मिथाइल फिनील ईथर, क्या आएगा, मिथाइल फिनील ईथर, मिथाइल है ये, मिथाइल है ये, फिनील है, मिथाइल फिनील ईथर, मिथाइल फिनील ईथर, ये तो नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा, हेक्सिल भी नहीं आएगा, तो मिथाइल फिनील ईथर, तो ये इसका क्या बनेगा, कॉमन नेम पूछा है दोस्तों, आईपीएससी नहीं पूछा है, कौन सा पूछा है, कॉमन नेम पूछा था इसमें, तो मिथाइल फिनील ईथर ये क्या बनेगा, इसका कॉमन नेम बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एसिटल्डिहाइड ऑन वार्मिंग विथ फेलिंग सॉल्यूशन गिव्स रेड प्रेसिपिटेट ऑफ, तो फेलिंग सॉल्यूशन का रिएक्शन, देखो फेलिंग सॉल्यूशन का रिएक्शन एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड के साथ अगर फेलिंग सॉल्यूशन का रिएक्शन हो गया तो क्या प्रेसिपिटेट मिलता है हमें, तो क्यूप्रस ऑक्साइड मिलता है, इसमें क्या मिलता है दोस्तों, क्यूप्रस ऑक्साइड मिलता है, तो क्यूप्रस ऑक्साइड मिलेगा हमें फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, तो इसका आंसर क्या होगा, क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या होगा, फिलिंग सॉल्यूशन के साथ अल्डिहाइड का रिएक्शन हो गया एसिटल्डिहाइड का, तो क्यूप्रस ऑक्साइड ये प्रेसिपिटेट यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज लुकास रिएजेंट, तो यहाँ पे पूछा हमें लुकास रिएजेंट कौन सा, इसमें से कौन सा रिएजेंट, लुकास रिएजेंट, तो ये पहला है दोस्तों लुकास रिएजेंट HCl ऑब्लिक ZnCl2, तो ये क्या है, लुकास रिएजेंट बोलते हैं इसको, कौन सा रिएजेंट है, लुकास रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट है, लुकास रिएजेंट। ये किसका है, ये किसका है, क्लेमेंसन में होता है, ये क्लेमेंसन, ये तो क्लेमेंसन में होता है, ये तो क्या है, रिडक्शन का है, रेनिनिकेल रिडक्शन करता है, ये किसका है, अमलगम है, ये अमलगम, तो ये लुकास रिएजेंट ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। लुकास रिएजेंट कौन सा है, HCl ऑब्लिक ZnCl2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, which of the following will give the addition product with NaHSO3, NaOH के साथ, NaHSO3 के साथ एडिशन प्रोडक्ट कौन दिखाएगा, इसमें से पूछा है हमें, तो NaH के साथ एडिशन प्रोडक्ट कौन दिखाएगा, तो इथेनॉल, ईस्टर, कीटोन, तो कौन सा यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट दिखाएगा, ऐसा पूछा है हमें, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, एसिटिक एसिड ये होगा या, ठीक है, इसका आंसर होगा कीटोन, डाइमिथिल कीटोन होगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी, इसका आंसर होगा कीटोन, एसीटोन दिखाएगा, बराबर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H3N on the reduction gave the compound B treatment with HONO, B gave the ethyl alcohol on warming CH chloroform and alcoholic KOH, the product form give of the offensive the smell, the compound A is, तो compound A कौन सा बनेगा दोस्तों, ठीक है, तो ये जो है C2H3CN, ठीक है, ये एक कंपाउंड है, इसका ट्रीटमेंट हो रहा है HONO के साथ, तो क्या बनेगा, बी कंपाउंड मिलेगा, बोलते हैं हमें इथेनॉल मिलेगा, CH3CH2 और OH, ये मिथेनॉल मिलेगा बोलते हैं इसमें, और क्या कौन सा कंपाउंड बनेगा इसमें, तो इसका कौन सा कंपाउंड बनेगा फर्दर, तो फर्दर कौन सा बनता है इसका, CH3CH2CN, तो इसका कंपाउंड फर्दर कौन सा बनता है, यहाँ पे दिया था हमें KOH, अल्कोहलिक KOH भी दिया है, ये कंपाउंड दिया मिथाइल क्लोरोफॉर्म HONO, ठीक है, तो इसमें पूछा है ये कौन सा बनेगा, एसिटिलअमाइन, इथिल अमाइन, इथिल साइनाइड, तो इसका क्या आएगा आंसर दोस्तों, ये इथिल साइनाइड इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वेश्चन का आपको सिंपल समझ में आ जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इथाइल साइनाइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन व्हेन इथिल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विथ मेटालिक सोडियम इन ड्राई ईथर। देखो यहाँ पे रिएक्शन दिया हमें, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या पूछा है यहाँ पे, इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ मेटालिक सोडियम इन ड्राई ईथर, इथाइल ब्रोमाइड CH3CH2Br, ठीक है, ये सोडियम के साथ रिएक्शन हो, ये इसका नाम है वाट्स रिएक्शन दिया है, ये आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए रिएक्शन। तो
तो देखो आइडेंटिफाई करने के बाद आपका सिंपल यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाए, और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यहाँ पे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्वाइस NaBr निकल जाएगा और क्या बनेगा यहाँ पे N ब्यूटेन बन जाएगा। देखो ये सिंपल वर्ड्स रिएक्शन गिवन था, लेकिन आपको मेक करते आना चाहिए दोस्तों। ये क्या बनेगा N ब्यूटेन, यहाँ पे क्या बनेगा N ब्यूटेन। तो N ब्यूटेन क्या होगा इसका आंसर, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्टेन व्हेन इथाइल ब्रोमाइड। देखो इथाइल ब्रोमाइड के साथ क्या पूछा था यहाँ पे, इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन हो रहा है सोडियम मेटालिक सोडियम का इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो इथाइल ब्रोमाइड। हमें पता है व्हाट्स रिएक्शन में अल्किल हैलाइड 2 बार यूज करना पड़ेगा दोस्तों, तो अल्किल हैलाइड 2 बार यूज कर किया हमने सोडियम के साथ, देन वी गेट N ब्यूटेन। क्या मिलेगा, N ब्यूटेन, ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इन हिंसबर्ग टेस्ट इथिल अमाइन फॉर्म्स। तो हिंसबर्ग टेस्ट करने के बाद इथिल अमाइन क्या फॉर्मेशन करता है, हिंसबर्ग टेस्ट, कौन सा टेस्ट दिया है, हिंसबर्ग। a product which soluble in alkali, a silver mirror, a orange dye नहीं बनता है, a product with insoluble alkali, ये भी नहीं बनता है, तो इसका क्या बनेगा, a silver mirror बनाएगा ये, a product which soluble in alkali। हिंसबर्ग कौन सा रिएजेंट है, हिंसबर्ग रिएजेंट है दोस्तों। ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट का पूछा है हमें क्वेश्चन, तो क्या आएगा फिर हिंसबर्ग रिएजेंट का, ठीक है, क्या आएगा दोस्तों हिंसबर्ग रिएजेंट का, अ सिल्वर मिरर इमेज मिरर फॉर्म करेगा ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लूकोज HI द प्रोडक्ट फॉर्म इज। ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज देखो ग्लूकोज है, ग्लूकोज मतलब क्या है दोस्तों, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये ग्लूकोज है, इसका रिएक्शन अगर HI के साथ किया तो क्या फॉर्मेशन होता है, तो क्या फॉर्मेशन होता है, हेक्सेन फॉर्मेशन होता है। देखो CH3 CH2 CH2 3 हो गए, 4 कार्बन 5 कार्बन और 6 कार्बन, हेक्सेन बनेगा। क्या बनेगा इसका, हेक्सेन बनेगा, N हेक्सेन। ग्लूकोज का अगर HI के साथ रिएक्शन, ये टेक्स्ट बुक में दिया है डायरेक्ट, ग्लूकोज का अगर हेक्सेन HI के साथ रिएक्शन किया हमें तो हेक्सेन फॉर्मेशन होता है, N हेक्सेन। ग्लूकोज का अगर HI के साथ रिएक्शन हुआ तो डायरेक्ट क्या बनता है, ये ग्लूकोज का कन्फर्मेशन टेस्ट है, कंफर्म किया जाता है उसमें 6 कार्बन है क्या नहीं है ग्लूकोज में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, विच अल्फा अमीनो एसिड डज नॉट हैव ऑप्टिकल आइसोमर। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्टिकल आइसोमर, कौन सा अमीनो एसिड नहीं दिखा है, तो ग्लाइसिन। देखो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर निकालेंगे, CH यहाँ पे एक एसिड ग्रुप और यहाँ पे NH2 ग्रुप बराबर है, ये है दोस्तों ग्लाइसिन। तो इसमें ग्लाइसिन में ये दोनों कैसे सेम है, तो ये क्या है, यहाँ पे कायरल इसका ये नॉट फॉर्म करेगा, नॉट फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमर, नॉट ऑप्टिकल आइसोमर फॉर्म, ये ऑप्टिकल आइसोमर फॉर्म नहीं करेगा। मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, ग्लाइसिन। तो देखो ग्लाइसिन में सेंटर का जो कार्बन है उसको 4 डिफरेंट ग्रुप चाहिए थे, कायरल कार्बन चाहिए, तो कायरल कार्बन ग्लाइसिन में नहीं, इसके कारण ग्लाइसिन ऑप्टिकल आइसोमर नहीं दिखाएगा। बाकी ये दिखाते, बाकी ये सब लोग ऑप्टिकल आइसोमर दिखाते, ग्लाइसिन ऑप्टिकल आइसोमर नहीं दिखाता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अ कंडेंसेशन पॉलीमर अमंग द फॉलोइंग इज। तो यहाँ पे पूछा है कंडेंसेशन पॉलीमर कौन सा है, कौन सा है कंडेंसेशन पॉलीमर, तो कंडेंसेशन पॉलीमर डेक्रोन है, डेक्रोन का नाम होता है टेरिलीन। ये टेरिलीन और डेक्रोन कैसा है दोस्तों, कंडेंसेशन पॉलीमर है, ये ध्यान में रखना है। ये कैसा है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। बाकी सब ये कैसे पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर है। ये बाकी सब लोग कैसे हैं, एडिशन पॉलीमर है बाकी सब लोग, ये एडिशन पॉलीमर, ये भी एडिशन पॉलीमर, ये सभी एडिशन पॉलीमर है। लेकिन डेक्रोन और टेरिलीन क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर। तो इसमें पूछा था कंडेंसेशन पॉलीमर, तो डेक्रोन इसका आंसर होगा। इसके बाद दिया है एन एग्जांपल ऑफ एन एडिशन कोपॉलीमर इज। एडिशन कोपॉलीमर देखो, एन एग्जांपल ऑफ एन एडिशन कोपॉलीमर, कोपॉलीमर है लेकिन एडिशन कोपॉलीमर चाहिए हमें। एग्जांपल ऑफ एडिशन कोपॉलीमर इज,
न्यूप्रिन, डिक्रॉन, नायलॉन 66, नायलॉन 66, एडिशन कोपॉलीमर, इसको एडिशन कोपॉलीमर बोला जाता है, कोपॉलीमर। और ये देखो ये जो तीन लोग हैं ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। ये कैसे है? कंडेंसेशन, इनका कंडेंसेशन होता है। लेकिन न्यूप्रिन में क्या होता है? एडिशन होता है, एडिशन होता है, एडिशन। तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूप्रिन। न्यूप्रिन क्या एडिशन पॉलीमर है, बाकी सब कंडेंसेशन पॉलीमर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो दोस्तों, ई कैप्रोलैक्टम इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, जो ई कैप्रोलैक्टम है वो किसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है? ई कैप्रोलैक्टम, पहले उसका फॉर्मूला निकालना पड़ेगा आपको। देखो कार्बन, देखो ये कैप्रोलैक्टम, ये कैप्रोलैक्टम 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग, बराबर है। ये पूरा 7 मेंबर रिंग है दोस्तों, बराबर है। ये 7 मेंबर रिंग है पूरा। तो इसमें देखो ये ई कैप्रोलैक्टम को अगर ब्रेक कर दिया, ये क्या है? ई कैप्रोलैक्टम, ई कैप्रोलैक्टम, ये ई कैप्रोलैक्टम को अगर हमने ब्रेक कर दिया तो क्या बनेगा? इसका चेन बनेगा, यहाँ पे CH2/5 और यहाँ पे NH बन जाएगा, ये लिंकेज। तो यहाँ पे बनेगा नाइलॉन 6, क्या बनेगा? नाइलॉन 6, क्या बनता है? नाइलॉन 6 बनता है। तो ई कैप्रोलैक्टम को अगर हमने ब्रेक कर दिया, क्लीवेज कर दिया, CO अमाइड लिंकेज से क्लीवेज कर दिया, तो ई कैप्रोलैक्टम क्या बनता है दोस्तों? नाइलॉन 6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये हमें यहां पर बताना है दोस्तों। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, सिल्वर नैनो पार्टिकल एक्ट एज अ हाईली रिएक्टिव मटेरियल, ये बराबर है। डिसइंफेक्टेंट, उसके बाद लीव द लॉट्स ऑफ द सुपेरियर हाइड्रोफिलिक, इन्वेंशन ऑफ EV विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर टू द डिस्कवरी, ये भी नहीं आएगा। तो सॉल्व जेल प्रोसेस यूज इन द मोटर व्हीकल इंडस्ट्री प्रोड्यूस वाटर रिपेलेंट कोटिंग विंड स्क्रीन, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 and 4, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। इसमें पूछा है हमें कि इसका करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो पहला और 4 नंबर का है, तो 1 and 4, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज एज ग्रीन सॉल्वेंट, तो ग्रीन केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीन सॉल्वेंट पूछा है हमें। तो ग्रीन सॉल्वेंट कौन सा है, इसमें कौन सा है ग्रीन सॉल्वेंट? ये सुपर क्रिटिकल CO2, देखो सुपर क्रिटिकल CO2 कैसा है? ग्रीन सॉल्वेंट है, ये भी क्या है? ग्रीन सॉल्वेंट है, बराबर है, ग्रीन सॉल्वेंट। उसके बाद वाटर क्या है? वाटर, H2O क्या है? ग्रीन सॉल्वेंट है, H2O भी क्या है? ग्रीन सॉल्वेंट, ये दोनों क्या है? ग्रीन सॉल्वेंट। तो ये नहीं है ग्रीन सॉल्वेंट, ये भी नहीं है, तो ये दोनों क्या है? 1 and 4 ग्रीन सॉल्वेंट, 1 and 4 ग्रीन सॉल्वेंट। कौन से? सॉरी 1 and 3, ये नहीं, तो 1 and 3 बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। कौन सा करेक्ट रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट रहेगा। देखो एक बात ध्यान में रखना है, यहाँ पे पूछा हमें ग्रीन सॉल्वेंट कौन सा है, तो ग्रीन सॉल्वेंट कौन सा है दोस्तों? वाटर एंड सुपर क्रिटिकल CO2, आइस। तो वाटर एंड आइस ये क्या? एक ग्रीन सॉल्वेंट है। बाकी सब देखो ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड, डाइक्लोराइड, ये सब क्या है? नॉन ग्रीन सॉल्वेंट है। तो 1 and 3 इसका आंसर रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये सीरीज का। तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द नैनो पार्टिकल और नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी के लिए कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है हमें? इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रिगार्डिंग द नैनो टेक्नोलॉजी, इट इज अ पोल्यूशन फ्री, तो पोल्यूशन फ्री है क्या? वो नहीं है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी क्या है? करेक्ट है, ये बाकी नहीं आएंगे, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा। तो होप है दोस्तों आज के लेक्चर में हमने पूरा MST CT का प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस देखा है, ठीक है। तो होप है दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो आपको बताएं, अगर ये लेक्चर पसंद आया होगा तो क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू वॉचिंग माय लेक्चर।